तुम अपनी जिंदगी बाद में के नाम कर चुके हो। पहली बार जब मैंने ये पढ़ा तो सच में एक पल के लिए दिल बैठ सा गया। हाँ। चलिए इस भारी भरकम बात की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ सुबह अलार्म बंद करके थोड़ी देर और सोने या किसी काम को कल पर टालने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही ताकतवर बयान है। ये एक आरोप जैसा लगता है, लेकिन साथ ही एक सच्चाई का आईना भी। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि तुम काम टालते हो, ये कह रहा है कि तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी किसी और के नाम लिख दी है। यही तो। इसके शब्दों का चुनाव देखिए। नाम कर देना, जैसे कोई अपनी जायदाद या वसीयत किसी के नाम कर देता है। हाँ। यहाँ ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी जिंदगी का मालिकाना हक, उसकी ओनरशिप बाद में नाम की एक एंटिटी को सौंप दी है। और दूसरा हिस्सा कर चुके हो, ये पास्ट टेंस में है, जैसे ये कोई सौदा है जो पहले ही हो चुका है और हमें शायद पता भी नहीं चला। पता है, यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। बाद में कोई एक व्यक्ति या एक ताकत की तरह दिखाया गया है जिसके आगे हमने घुटने टेक दिए हैं। और कर चुके हो का मतलब है कि ये हमारी पहचान का हिस्सा बन गया है। ये कोई आदत नहीं रही जिसे हम कभी कभी करते हैं। ये वो चीज बन गई है जो हम हैं, एक टालने वाला इंसान। तो ये किसी बुरी आदत की ओर इशारा नहीं कर रहा, ये हमारे अस्तित्व के एक बुनियादी चुनाव की ओर इशारा कर रहा है। एक ऐसा चुनाव जो शायद हमने बिना सोचे समझे धीरे धीरे हर रोज छोटे छोटे फैसले लेते हुए कर लिया। लेकिन यही बात मुझे हमेशा परेशान करती है। हम सब जानते हैं कि टालना बुरा है, फिर भी हम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में दो लोग लड़ रहे हैं, एक जो काम करना चाहता है और दूसरा जो बस आराम चाहता है। और इस लड़ाई में आराम वाला हमेशा जीत क्यों जाता है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ आलस नहीं है। मनोविज्ञान में इसे टेम्पोरल डिस्काउंटिंग या हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। ओके, थोड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारा दिमाग भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम के मुकाबले आज मिलने वाले छोटे से आराम या खुशी को ज्यादा तवज्जो देता है। अच्छा, मतलब अगर मुझे आज एक चॉकलेट मिले या एक हफ्ते बाद 10 चॉकलेट मिले तो मेरा दिमाग कहेगा एक आज ही ले लो। बिल्कुल। उस मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने पर भविष्य में जो प्रमोशन या संतुष्टि मिलेगी वो एक बड़ा इनाम है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो दर्द है, जो मेहनत है, वो अभी है। बाद में हमें उस दर्द से तत्काल राहत देता है। ये एक छोटा सा तुरंत मिलने वाला इनाम है। और हमारा दिमाग इसी छोटे इनाम के लिए भविष्य के बड़े इनाम का सौदा कर लेता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक पेन किलर है जो दर्द को सिर्फ आगे धकेलता है, खत्म नहीं करता। और ये तो सिर्फ एक वजह हुई। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन बस शुरू ही नहीं कर पाते। वो पहली लाइन लिखना या पहला फोन कॉल करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी काम को शुरू करने के लिए लगने वाली शुरुआती ऊर्जा। अक्सर किसी काम को करने से ज्यादा मुश्किल उसे शुरू करना होता है। सही बात है। हमारा दिमाग आराम की स्थिति में रहना पसंद करता है। किसी भी नए काम को शुरू करने का मतलब है उस आराम को तोड़ना, और हमारा दिमाग इसके खिलाफ लड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार जब हम वो शुरुआती बाधा पार कर लेते हैं तो काम जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कई बार ये सिर्फ शुरुआत करने का आलस नहीं होता, कभी कभी ये किसी चीज का डर होता है ना? हाँ, और ये बहुत गहरा पॉइंट है। कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन आलस का नहीं बल्कि डर का मुखौटा होता है, और ये दो तरह का हो सकता है। पहला है नाकाम होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। हमें लगता है कि अगर हमने कोशिश की और हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, हम अपने बारे में क्या सोचेंगे। तो उस नाकामी के दर्द से बचने के लिए हम कोशिश ही नहीं करते, हम काम को टालते रहते हैं। और दूसरा डर, फियर ऑफ सक्सेस, कामयाब होने का डर। हाँ, अगर हम कामयाब हो गए तो लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी, हमें और जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। उस दबाव से बचने के लिए भी हम काम शुरू ही नहीं करते। और इन दोनों डरों के ऊपर एक और चीज होती है, परफेक्शनिज्म। अच्छा, मतलब सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। हाँ, हम काम इसलिए नहीं टालते कि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि हमें डर लगता है कि हम उसे पूरी तरह से सही यानी परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ी और तैयारी कर लूं या सही समय का इंतजार कर रहा हूं, ये सब असल में नाकाम होने के डर के कोड वर्ड है। तो ये सिर्फ काम टालना नहीं है। हाँ, ये असल में जीना टालना है, अनुभव करना टालना है, अपने सपनों को पूरा करना टालना है। हाँ, किताब का शीर्षक द प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ लाइफ यही तो कहता है। बिल्कुल।
वो गिटार जो सीखना था बाद में सीखेंगे जब ज्यादा समय होगा। वो यात्रा जो करनी थी बाद में करेंगे जब ज्यादा पैसे होंगे। वो माफी जो मांगनी थी बाद में मांग लेंगे जब सही मौका मिलेगा। बाद में एक खूबसूरत सपना है जो कभी सच नहीं होता। सही कहा। और अगर हम इस बात को बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक बहुत ही दुखद तस्वीर बनाता है। हम अपनी खुशियों, अपनी ग्रोथ, अपने रिश्तों को बाद में के लिए गिरवी रख देते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि ये बाद में वाला समय आएगा और जब वो आएगा तो वो आज से बेहतर होगा। हम ज्यादा तैयार होंगे, ज्यादा ऊर्जावान होंगे, ज्यादा प्रेरित होंगे। लेकिन ये एक भ्रम है। हाँ, एक बहुत बड़ा धोखा है। बाद में का आदर्श समय कभी नहीं आता। हमारे पास हमेशा अभी ही होता है। तो फिर इस समर्पण की असल कीमत क्या है? जब हम अपनी जिंदगी बाद में के नाम कर देते हैं तो हम असल में क्या खो रहे होते हैं? छूटे हुए अवसर? हाँ बिल्कुल। अवसर तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अधूरे रिश्ते? हाँ वो भी। पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अफसोस, रिग्रेट। समय बीतने के साथ ये एहसास और गहरा होता जाता है कि हमने अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और चीज को दे दिया था जो असल में मौजूद ही नहीं है। आने वाला कल या सही समय। हाँ, ये एक खालीपन पैदा करता है। और ये हमारे आत्मसम्मान पर भी गहरा असर डालता है ना। हाँ, मुझे याद है मैंने महीनों तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने का काम टाला था। रोज सोचता था कल करूंगा। जब आखिरी दिन आया तो पता चला कि एक जरूरी दस्तावेज गायब है। उस दिन की भागदौड़ और तनाव ने मुझे सिखा दिया कि बाद में का ब्याज बहुत भारी पड़ता है। लेकिन उस तनाव से ज्यादा बुरा ये एहसास था कि मैं अपने ही एक छोटे से काम को समय पर नहीं कर पाया। मैंने खुद को निराश किया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मनोवैज्ञानिक इसे इंटेग्रिटी गैप कहते हैं। हमारी कथनी और करनी के बीच की खाई। कथनी और करनी के बीच की खाई, वाह। हम सब अपने आप से छोटे छोटे वादे करते हैं। आज मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं जल्दी उठूंगा, इस हफ्ते ये प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा। हर बार जब हम कोई जरूरी काम टालते हैं तो हम अपने आप से किया हुआ एक वादा तोड़ते हैं। और जब हम बार बार अपने ही वादे तोड़ते हैं तो हम खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हम सिर्फ समय नहीं खो रहे हैं, हम खुद पर से अपना विश्वास खो रहे हैं। बिल्कुल। ये खाई जितनी बड़ी होती है, हमारा खुद पर भरोसा उतना ही कम होता जाता है। हम खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो भरोसे के लायक नहीं है, जो अपने ही लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता। ये इस समर्पण की सबसे बड़ी और सबसे अदृश्य कीमत है। हम सिर्फ अवसर नहीं खोते, हम खुद को खोने लगते हैं। तो ये सब सुनने वाले के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है। ये हमें एक आईना दिखाता है कि ये छोटे छोटे पल जिन्हें हम टाल देते हैं वो अलग थलग नहीं है। वो मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। धीरे धीरे बिना हमें पता चले हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बाद में हो जाती है। जब तक कि कोई बड़ा झटका न लगे, हमें शायद एहसास भी नहीं होता कि हमने अपनी पूरी जिंदगी का नियंत्रण सौंप दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को ये एहसास हो कि वो इस जाल में फंस चुका है तो क्या सब खत्म हो गया? क्या वो वसीयत रद्द नहीं की जा सकती? यही तो अगला सवाल है। अगर कोई अपनी जिंदगी बाद में के नाम कर चुका है तो क्या वो इसे वापस अपने नाम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और इसकी शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं होती। इसकी शुरुआत बहुत छोटे, मतलब लगभग हास्यास्पद रूप से छोटे कदमों से होती है। एक बहुत ही कारगर तकनीक है जिसे 2 मिनट रूल कहते हैं। 2 मिनट का नियम। पूरा होने लायक बनाइए। 2 मिनट, उससे क्या होगा? उससे एक्टिवेशन एनर्जी की बाधा टूट जाएगी। आपको किताब पढ़नी है, नियम बनाइए कि आप सिर्फ एक पन्ना पढ़ेंगे। अच्छा, आपको रोज दौड़ना है, नियम बनाइए कि आप सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनेंगे और दरवाजे से बाहर निकलेंगे। आपको गिटार सीखना है, नियम बनाइए कि आप रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए गिटार उठाकर बैठेंगे। मुद्दा काम पूरा करने का नहीं है, मुद्दा रोज शुरू करने की आदत डालने का है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। ये दिलचस्प है। ये उस परफेक्शनिज्म वाले डर को भी तोड़ता है, क्योंकि 2 मिनट में कोई परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता। एग्जैक्टली। ये शुरू करने की जीत है पूरा करने के दबाव पर। एक और तरीका है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। आप अपनी एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी स्थापित आदत के साथ जोड़ देते हैं। जैसे मैं रोज सुबह कॉफी बनाने के बाद 1 पन्ना लिखूंगा, या मैं रोज रात को ब्रश करने के बाद 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। बिल्कुल। इससे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है और नई आदत बनाना आसान हो जाता है। तो आज हमने जो बात की उसका सार ये है कि काम टालना सिर्फ एक बुरी आदत या समय प्रबंधन की कमी नहीं है। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके, हमारे डर और हमारे आत्मसम्मान से गहराई से जुड़ा है।
जब ये हमारी सोच पर हावी हो जाता है तो ये हमारी जिंदगी को ही अपने नाम कर लेता है। ये पंक्ति, तुम अपनी जिंदगी बाद में क्या नाम कर चुके हो, एक चेतावनी की तरह है। ये हमें जगाने के लिए है। लेकिन ये एक उम्मीद भी देती है। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हमने ये समर्पण कर दिया है तो हम इसे वापस भी ले सकते हैं। ये वसीयत रद्द की जा सकती है। हर बार जब हम बाद में की जगह अभी को चुनते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, हम अपनी जिंदगी का मालिकाना हक इंच दर इंच वापस ले रहे होते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर विचार है कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है और हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक अहम सवाल खड़ा करती है। अगर आपको अपनी जिंदगी का समर्पण किसी एक शब्द या विचार के नाम करना ही हो, तो वो बाद में की जगह क्या होगा? अभी, आज, प्रयास, साहस या कुछ और? इस पर सोचिए।